दीदी ओ दीदी। नमस्कार, मैं रोहित रंजन आज बात करने जा रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो थी वो खत्म हो चुका है। वहाँ टीएमसी फिर से सरकार बना रही तीसरी बार और भाजपा इस बार हार चुकी है, बट पिछले के मुकाबले अच्छी सीट लाई, एक अच्छी अपोजिशन की भूमिका में है इस बार। कांग्रेस और लेफ्ट तो जीरो पे आउट हो गया। आज हम स्पेशली बीजेपी की जो हार हुई है, इस बार हम 200 सीट पार कर रहे हैं। अमित शाह भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर जो बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ पॉलिटिशियन है, उन्होंने दावे किया था कि इस बार हमने 200 सीट क्रॉस करेंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर बीजेपी में क्या कमी रह गई जिसके कारण बीजेपी चुनाव इस बार हार गई। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कोई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था सीएम फेस के लिए, जितना कि एक ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है पश्चिम बंगाल में। जैसे कि कुछ बीजेपी के जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, जो अच्छे अच्छे लोकल लीडर्स थे, जैसे कि मुकुल रॉय हो गया या शुभेंदु अधिकारी हो गया, ये सब भी पहले टीएमसी में ही हुआ करता था, लेकिन इस बार बीजेपी में आ गया था। मुकुल रॉय पिछले इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी में आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये सब बीजेपी में तो आ गए थे, बट जो एक वोट शेयर था जो टीएमसी में रहते हुए उनके पास था, उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो उसे रिटेन करके बीजेपी में नहीं ले आ पाया। बीजेपी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े मिनिस्टर जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कैंपेन का जिम्मा संभाल रखा था, उनके पास एक लोकल लीडरशिप होने का तो नहीं था। बाकी उनको अब आप एक लोकल जो वहाँ के पीपल्स है, सारे मोस्टली बंगाली लैंग्वेज को फॉलो करता है, बंगाली एथनिसिटीज में बिलीव करता है, बट जो सेंट्रल कैंपेन था भाजपा का, वो कहीं ना कहीं बंगाली पीपल को इन्फ्लुएंस कर नहीं पाई। जो बंगाली पीपल थे वो इसके बाद से जो इसके प्रोमिस थे, जो इनके दावे किए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं करने में अपना कैंपेन में सफल नहीं हो पाया। अपनी बात को बंगाली जो वहाँ के एथनिसिटी के आदमी थे उनके पास पहुँचा नहीं पाए। दूसरा एक सबसे बड़ी वजह ये भी बन सकता है कि जैसा कि बीजेपी ने क्लियर और अमित शाह ने पार्लियामेंट्री डिबेट में ही कह चुका है कि हम सीएए और एनआरसी लागू करके रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि असम और पश्चिम बंगाल में जो माइग्रेटेड आदमी है, जो बाहर से भाग के आए हुए, जैसे रोहिंग्या मुसलमान हो गया और जो भी, और जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ये लोग को कहीं ना कहीं वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया है पिछले सरकार में। ममता जी ने वोटर कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया गया उसका। कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी का तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन है कि वो यदि कंप्लीट मेजोरिटी में आता है, सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स है, चाहे रोहिंग्या हो या चाहे कोई भी हो, उसे कहीं ना कहीं ये भेजने का प्लान में है। तो उसका भी एक मेन फैक्टर हुआ होगा। और दूसरा हम बात करते हैं, जैसा कि मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में कहा, दीदी ओ दीदी। दीदी दीदी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसका भी एक बंगाली जनता पे एक सेंटिमेंटल इफेक्ट पड़ा। जो वहाँ के एक वोमेन रिस्पेक्ट था, जो वहाँ के महिला के प्रति भावना थी, उसकी सेंटिमेंट में कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचा मोदी के इस भाषणों से भी। और ये भी एक मेन लीड कारण हो सकता है, क्योंकि जैसे मोदी जी ने दीदी कहना था तो ठीक था, जैसे उन्होंने कहा कि ओ दीदी जो बार बार रिपीट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो जनता था, वहाँ की जो ममता बनर्जी के साथ जो उसकी सिंपैथी था, वो कहीं ना कहीं उसको हर्ट मिला और वो फिर से वापस से उसमें शिफ्ट करा। तीसरा सबसे बड़ा वजह हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि 2014 में उन्होंने चुनाव जीता लोकसभा का, 19 में उससे भी ज़्यादा बड़ा मेजोरिटी के साथ भारत में सरकार बनाई। इसके बावजूद जो सबसे बड़ी इशू बनी रही, वो किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए मुद्दा होता है, वो होता है रोजगार का। जैसा कि आपको पता है कि 2014 में मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम 2 करोड़ रोजगार हर एक साल देंगे। जैसे रेलवे हो, वो भी आजकल प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ चुका है। बैंक, नेशनलाइज बैंक सारे प्राइवेटाइजेशन की ओर है। ये जो 2 करोड़ रोजगार जो हर एक साल देने का वादा था,
वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता देख चुकी है कि बाकी के जो राज्य है जिसमें कि अभी बीजेपी की सरकार है, जिसमें कि बीजेपी सरकार में है, वो राज्य में भी कहीं ना कहीं तो ये सब साबित हो चुका है कि बीजेपी रोजगार के मामले में पीछे है। और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार से बहुत सारे, और इवन आपको पता है कि जो रोजगार, जो कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितना है बेरोजगार है, इसकी जो रिपोर्ट तैयार करने वाली जो एजेंसी थी, उसको भी रिपोर्ट जारी करने से उन्हें भी कहा गया कि आप रिपोर्ट जारी नहीं कर सकते। कि बंगाल का जो चुनाव था उसमें रोजगार पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर तो बंगाल की जनता को विश्वास नहीं था कि वो रोजगार दे पाएगी। और रोजगार किसी भी चुनाव हो या ना हो, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि रोजगार अपने जनता को मुहैया कर, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो खाएगा क्या। तो रोजगार किसी भी चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, उसे एक बढ़ चढ़ के उठाया जा सकता है। लेकिन भाजपा के पास रोजगार जैसी मुद्दे को उठाने का तो कोई एक ठोस सबूत था नहीं। उसे तो 7 साल से देख चुका था बाकी के राज्यों में, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, प्रदेश में भी 4 साल से सरकार है, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ है, फिर भी वहां पर भी कोई रोजगार का ऐसा कोई साधन तो जनरेट किया गया नहीं। तो फिर बीजेपी यदि बंगाल में चुनाव जीत जाती तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी बंगाल में जीतती तो कोई वहाँ पे नासा का सेंटर बन जाता, या कोई वहाँ पे जो है वहाँ की सारी रोडें जो है दुबई जैसी हो जाती, वहाँ पे 200 मंजिले बिल्डिंगें होती और वहाँ पे जो है ना, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पश्चिम बंगाल में हो जाता है। ऐसा गारंटी था नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होना होता तो बाकी राज्यों में भी बीजेपी की सरकार थी, दुबई जैसे इमारतें और अमेरिका जैसी सड़कें और मतलब फ्रांस जैसी राफेल बनाने वाली कंपनियां वहाँ बना देती। बट ऐसा तो कुछ नहीं, वहाँ पे ना तो किसी प्रकार का रोजगार जनरेट हो पा रहा है, ना तो किसी प्रकार के बड़ी बड़ी कंपनियां खोले, सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब पे इतना ज्यादा क्रेज होता है। यहाँ तो कोई सरकारी जॉब का कोई वादा का कोई एक मुद्दा पे नहीं। और डीजल का भी प्राइसेस है, ये आपको भी पता है कि 100 रुपए तक चला गया था और अभी तक उसी के आसपास है। और एक पेट्रोल डीजल बढ़ने से एक जो मार्जिनलाइज्ड लेबर कैटेगरी के आदमी होते, जो मिडिल क्लास फैमिली होते, उनकी जो इनकम होती है उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा जो किसान भाइयों हैं, कहीं ना कहीं डीजल से उसके खेती, उनकी जो बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस, वो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल पर भी कहीं ना कहीं टिकी होती है। तो इसकी जो हाई प्राइस होने की वजह से वहाँ के जनता में जो थोड़ी सी विश्वास है वो भी बीजेपी में घटा। और चौथा चीज जो ममता बनर्जी ने एक अच्छे तरीके से हैंडल करा वो है, उन्होंने एक नारा दिया था, गुंडास फ्रॉम गुजरात ने इस तरह से मैनिपुलेट किया, इस तरह से उन्होंने इस नारा को वेल प्लेड किया कि वो वहाँ के जो पॉपुलेशन था, वहाँ का जो जनता था, उसको कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेट करने में, वहाँ की जनता को अपनी बातों पहुँचाने में उन्होंने एक कामयाबी हासिल किया। और पांचवा हम जो है इस चुनाव का कंप्लीट, इस चुनाव को एक इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का भी फेस मिला। और बार बार ममता दी जो है इस चुनाव पर आउटसाइडर का नारा दे रही थी कि वो सब आउटसाइडर है, वो आएगा तो लूट लेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट होते रहेंगे और सब चीज़ बेच देगा, सब चीज़ को प्राइवेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का जो ये जंग था, उनमें ममता दी ने सक्सेस कर गया और उन्होंने अपनी सरकार बनाने में जो है एक भूमिका निभाई। और आपको क्या लगता है कि क्या और फैक्टर रहा होगा बीजेपी को हारने का पश्चिम बंगाल में? यदि आपके पास कोई और फैक्टर है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।